अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना चुके हैं और अब हम पूरे कोर्स को क्विकली रिव्यू कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छी हो सके। उस सिलसिले में हम सेक्शन 5 शुरू कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। बेसिक आसान सा चैप्टर है। अगर आप बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली आपने अकाउंट्स पढ़ी होगी और अकाउंट्स के साथ पढ़ने के साथ ये चैप्टर्स आपको बहुत बेसिक लगेंगे, आसान लगेंगे। शुरू करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम क्या क्या होता है? तो यहाँ से शुरू होता है कि सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यानी अकाउंटिंग। फाइनेंस का एक काम अकाउंटिंग भी है। और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, फिर इंफॉर्मेशन मैनेजर तक पहुँचाना, क्या चीज़ कितने की बन रही है, कैसी बन रही है। कैश फ्लो की फोरकास्ट देना, वर्किंग कैपिटल के हवाले से बातें करना। फाइनेंशियल डिसीजन इंपॉर्टेंट लेना कि अगली इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये प्लांट ले लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, इसमें से जो प्रॉफिट्स आएंगे वो हमारी कॉस्ट को कवर कर लेंगे या नहीं करेंगे। फाइनेंस की जो एडिशनल ज़रूरत होती है स्टार्टअप ऑफ द बिजनेस में होती है, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस में होती है, या वर्किंग कैपिटल को एक्सपेंड करते वक्त होती है। वरना तो एक रेगुलर चल रहा है ना, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया एक दफ़ा फाइनेंस से, अब एक रेगुलर चलता रहेगा, वही फाइनेंस घूमता रहेगा। अब एडिशनल फाइनेंस कब चाहिए? या तो बिजनेस स्टार्टअप के वक्त चाहिए था एडिशनल फाइनेंस, या बिजनेस ग्रोथ हो रही थी तो चाहिए था, वर्किंग कैपिटल बढ़ा रहे थे किसी वजह से तो चाहिए था। तो इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंस चाहिए, बहुत आसान सी बात है। बिजनेस ग्रो करने के लिए फाइनेंस चाहिए, बहुत आसान सी बात है। वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए फाइनेंस क्यों चाहिए होगा? वर्किंग कैपिटल क्यों बढ़ाना पड़ेगा? मुख्तलिफ वजह से। ग्रोथ खुद एक फैक्टर है कि अब ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल बढ़ा दिया, या मार्केट की अनसर्टेनिटी से ही वर्किंग कैपिटल बढ़ाना पड़ता है। लेबर के चार्जेस बढ़ गए या और कोई सिचुएशन हो गई मार्केट की, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ाना पड़ता है। तो मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं भाई? फिक्स एसेट्स पे जो आप खर्च करते हैं, जो आपकी आपकी कंपनी कैपेसिटी बढ़ाती हैं प्रोडक्शन की, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डे टू डे एक्सपेंसेस पे आप खर्चा करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जो आप यूँ कह रहे हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से रिलेट कर लें। फिक्स कॉस्ट पे खर्च कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरिएबल कॉस्ट पे खर्च कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइनेंस के सोर्सेज कौन कौन से हैं? इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल का मतलब क्या हुआ? रिटेन अर्निंग्स कंपनी की, जो पैसे पहले से पैसे आ रहे थे वो प्रॉफिट रिटेन कर रही थी कंपनी। रिटेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट आया बांटा नहीं, कंपनी के अकाउंट में रख लिया कुछ प्रॉफिट, वो रिटेन प्रॉफिट जमा होते होते अगले उसके लिए काम आ जाता है। सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट एक तरीका है, ठीक है। इसका चार्ट बना हुआ है 268 पर। आ, फिर आप अपनी पर्सनल सेविंग ले लें, या आपकी इन्वेंट्रीज जो पड़ी हुई है वो बेच के पैसा निकाल लें। एक्सटर्नल फाइनेंस तो बहुत सारे होते हैं। एक्सटर्नल फाइनेंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो ये इसका चार्ट जो बना हुआ है पेज नंबर 272 पे बना हुआ है। बैंक से लोन ले लें, माइक्रो फाइनेंस ले लें। बैंक लोन समझ में आता है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपकी कंपनी छोटी है तो माइक्रो फाइनेंस बैंक अलग होते हैं, वो आपको अलग से दे देंगे, छोटी कंपनी के माइक्रो फाइनेंस छोटा। क्राउड फंडिंग कर लें। क्राउड फंडिंग क्या होता है? लोगों को बता दें जी मैं एक ज़बरदस्त चीज़ बनाने जा रहा हूँ, आप इन्वेस्ट कर दें, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन। अच्छा, डिवेंचर क्या होता है? ब्रांड इमेज ही नहीं, बातों का आइडिया आपका अच्छा होता है तो आइडिया पे भी बिक जाता है मामला। डिवेंचर्स जो होते हैं उसकी याद है? डिवेंचर्स क्या होते थे? शेयर्स में और डिवेंचर्स में क्या फ़र्क होता है? शेयर की शक्ल में बांटते हैं लेकिन वो आपको पहले पे ऑफ करना होता है, ठीक है। डिबेंचर पे पूरी हमने तफसील से बात की थी, डिबेंचर क्या होते हैं, क्यों होते हैं। लोन सर्टिफिकेट्स होते हैं, वेरी लॉन्ग टर्म होते हैं, 25 साल के होते हैं। शेयर से पहले उनको पे किया जाता है। क्राउड फंडिंग और
इशूइंग ऑफ शेयर में फ़र्क होता है। क्राउड फंडिंग में तो आप लोगों से पैसा लेते हैं, उनको शेयर्स नहीं इशू करते, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी होते ही नहीं है कि पूरी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें अपने शेयर बेचने के लिए। एक बड़ी कंपनी जो प्रॉपर शेयर बेचती है वो तो पूरा रजिस्टर करवाती है अपने आप को, फुल्ली फाइनेंस्ड कंपनी होती है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई होती हैं उसमें, फिर वो वैसे क्राउड करवाती है, मतलब लोगों को शेयर से पब्लिक करती है अपने शेयर्स को। आईपीओ कहलाता है ना। तो फिर अपने डेट फैक्टरिंग करवा लें। क्या मतलब हुआ, आपने फलाने को लोन देना था, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे आगे को लोन दे दें। ये बात समझ में आती है? नहीं आती। आपको 10 लाख रुपए देने थे किसी को, और हर साल 1 लाख रुपए दे रहे थे, और उस पर जो प्रॉफिट था वो मिला मिलू के 10 लाख रुपए देने थे आपको, इंटरेस्ट जो पे कर रहे थे। आपने एक और बंदे, आपके पास पैसे थे, या आपने जो लोन दिया हुआ था किसी को, वहाँ से आपके पास 10 लाख रुपए आने थे, 10 लाख रुपए आने थे, हर साल 1 लाख रुपए आ रहा था। ठीक है। आपने एक बंदे से कहा भाई मुझे 8 लाख रुपए दे दो, ये लोन तुम ले लो मुझसे, अभी मुझे जल्दी कैश की ज़रूरत है, मुझे 8 लाख रुपए आज दे दो। मैंने एक बंदे को लोन दिया हुआ है, वो मुझे हर साल 1 1 लाख रुपए देता है, 10 लाख रुपए पूरे करेगा, ये तुम रख लेना। तो तुम्हें टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता पैसे मिल जाएंगे, मुझे जो है एक साथ मिल जाएंगे, मैं लेकिन कम पैसे ले लूँगा। ऑल्दो ये पूरा इंटरेस्ट बेयरिंग सिचुएशन है, लेकिन ये भी होता है। डेट फैक्टरिंग कहलाती है, या सेलिंग ऑफ डेट्स कहलाता है। ग्रांट भी मिलती है, ये भी एक फैक्टर है। आप ग्रांट ले लें लोन गवर्नमेंट से, ऐसा काम करें, गवर्नमेंट को बताएं बड़ा ज़बरदस्त काम करें, गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे देती है, गवर्नमेंट आपको बाद औक़ात सब्सिडीज दे देती है। और सेलिंग ऑफ शेयर तो है ही। फाइनेंस की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सिचुएशंस हैं। ये तो 272 पे था। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है वो बना हुआ है 274 पे। बिल्कुल बेसिक सी बात कर दी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? क्या होता है? आप बैंक में बहुत अरसे से अकाउंट खोले हुए हैं, बैंक के साथ आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी होती हैं, आप लोन वक्त पे वापस करते हैं। बैंक ने कहा कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, लेकिन चेक 11 लाख रुपए का आ गया, तो हम 11 लाख रुपए निकाल के दे देंगे। ये लोन कंसिडर होगा, इसको आपको पे ऑफ करना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जी, और छोटी अमाउंट होती है। ठीक है। उसके अलावा डेट फैक्टरिंग मैंने बता दिया। ट्रेड क्रेडिटर से भी पैसे ले लेते हैं। आपने कहा भाई थोड़ी देर में पेमेंट कर दूंगा, आपने जहाँ से सामान खरीदा उसकी पेमेंट को थोड़ा टाइम पे रिटर्न कर दिया। लॉन्ग टर्म में तो लीजिंग हो गई। लीजिंग क्या होती है? नहीं, लीजिंग का मतलब होता है आपने एक चीज़ खरीदी, उसके पैसे थोड़े थोड़े करके रिटर्न कर रहे हैं। गाड़ियाँ जैसे लीजिंग पे लेते हैं लोग। हायर परचेज आपने रेंट पे ले ली, लोन ले लिया डायरेक्टली आपने, डिबेंचर इशू कर दिए, सेल ऑफ शेयर, राइट्स इशू कर दें या न्यू इशू कर दें। राइट्स इशू का मतलब आपके पास पहले से शेयर थे, आपने मार्केट में बेच के पैसे ले लिए, और न्यू का मतलब है वो शेयर एग्जिस्ट नहीं करते थे, आपने नए शेयर निकाले मार्केट में। दोनों पॉसिबल हैं। तो ज़ाहिर बिजनेस क्या देखेगा कि शॉर्ट टर्म लेना है कि लॉन्ग टर्म लेना है, कौन सा लेना है। तो हर एक के डिसीजन के फैक्टर्स हैं। पेज नंबर 277 पे ये फैक्टर्स बताए हुए। आप ये देखेंगे कि आपका पर्पस क्या है, कितने टाइम के लिए चाहिए, क्या पर्पस है। सुन रही है सब बाबा जी? थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप रखें। आपका पर्पस क्या है, आप क्यों ले रहे हैं? जल्दी चाहिए, देर से चाहिए, थोड़े वक्त के लिए चाहिए, ज़्यादा वक्त के लिए चाहिए, कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है? बहुत बड़ी अमाउंट रिक्वायर्ड है, शेयर इशू करने पड़ेंगे। ये ओवरड्राफ्ट से तो नहीं निकलेगा काम। छोटी सी अमाउंट चाहिए, ओवरड्राफ्ट से काम निकल जाएगा। बिजनेस का कंट्रोल अपने पास रखना है या देने के लिए तैयार है, शेयर इशू करने का इस पर डिपेंड करेगा। बिजनेस का साइज क्या है? बास बिजनेसेस को शेयर इशू करने की इजाजत नहीं मिलेगी, तो आपको कहीं से लोन लेके काम चलाना पड़ेगा। फिर आप कितना रिस्क ले सकते हैं, रिस्क कितना ले सकते हैं? आपका बिजनेस कितना श्योर है कि पैसे रिटर्न हो जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने पैसे कहाँ से मिलेंगे। आपका बिजनेस प्लान ऐसा है कि सबको पता है कि ये तो पैसे यहाँ से वापस आएंगे ही आएंगे, तो रिस्क कम हो गया आपके बिजनेस का। इस सूरत में आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका बिजनेस ऐसा पता नहीं चलेगा, कहीं चलेगा भाई ये मार्केट में ऐसे ही चल रहा है मामला, तो रिस्क बढ़ गया, अब आपको लोन मुश्किल से मिलेगा। शेयर्स भी लोग नहीं खरीदेंगे आपके, डिबेंचर्स ज़्यादा बिक जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है आप नहीं देंगे तो आपका सामान बिकेगा, सामान बिक के पैसे पूरे वापस मिलेंगे। बैंक कब को किसको लोन देगा और शेयर होल्डर किस में इन्वेस्ट करेंगे, बहुत खूबसूरत चार्ट मौजूद है 278 पे। पूरा चैप्टर ही जो है ना वो चार्ट से मौजूद है।
बैंक तब लैंड करेगा जब बैंक देखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट मौजूद है नहीं है, बिजनेस प्लान मौजूद है नहीं है, फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट लगी हुई है और वेरीफाइड है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये पैसे अगले सालों में कितने आएंगे लिखा हुआ है, किसी ने अंदाजा लगाया हुआ है, वेरीफाइड है या ऐसे पर तुक्के लगाए हुए। लोन क्यों चाहिए है, लोन सिक्योर होगा कि नहीं होगा, यानी लोन वापस नहीं हुआ तो क्या कंपनी के पास इतनी जायदाद है कि वो मुझे रिटर्न कर देगी? कंपनी का गियरिंग रेशियो क्या है? फिर शेयर होल्डर सोचता है कि कंपनी की फ्यूचर के प्लान क्या है, कंपनी की ब्रांड इक्विटी कितनी है, कंपनी का जो शेयर प्राइस आज कितनी है, फ्यूचर में कितने होने का चांस है, मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। गियरिंग क्या होता है? गियरिंग रेशियो आपने अपने टोटल बिजनेस की जो वर्थ है उसमें से कितना अब तक लोन के थ्रू क्रिएट किया है। मेरा 10 करोड़ का बिजनेस है, मेरे ऊपर 8 करोड़ का तो लोन ही है, तो मेरा बिजनेस 10 करोड़ का थोड़ी हुआ, 8 करोड़ तो बाहर से आ गया। ये गियरिंग रेशियो है कि कितना आपका बिजनेस लोन से फाइनेंस्ड है। ऑलरेडी गियरिंग रेशियो बहुत हाई है अगर आपका, तो फिर मजीद लोन मिलना मुश्किल होगा आपको। अच्छा जी, के कैश फ्लो फोरकास्ट और वर्किंग कैपिटल में मैंने बड़ी तफसील से वीडियो बनाई थी, बहुत डिटेल में समझाया था आपको, अगर आप लोगों को याद हो कि कैश फ्लो कितना ज़रूरी है, फोरकास्टेड होना। अचानक से कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत एसेट्स हैं और कैश नहीं बचा। कैश का मतलब होता है बैंक और कैश मिला के। बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन वर्किंग कैपिटल शॉर्ट हो गया, वो पैसा शॉर्ट हो गया जिसकी मदद से डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस करने थे, तो फिर आप जो है वो फंस जाएंगे और आपको एसेट सेल करनी पड़ेगी जो फिर लॉन्ग रन बहुत नुकसान के बायस बनेगी। तो इस पूरे चैप्टर को हमने बड़ी तफसील से देखा था, कैश फ्लो क्या होता है, तो क्यों ज़रूरी होता है कैश, ये पूरी तफसीलात हमने देखी नहीं। बिजनेस को कैश क्यों चाहिए होता है, यानी बैंक या कैश में पैसे क्यों पड़े होने चाहिए। तो आपको इन्वेंट्री खरीदनी है, आपको सैलरीज पे करनी है, वेजेस देनी है, लोन रिपे करना होता है, बाद औक़ात नॉन करंट एसेट्स चलती में ख़रीदनी होती है, क्रेडिटर्स को पे करना है। इसकी साइकिल भी छोटी सी बनी है, कैश फ्लो साइकिल पेज नंबर 282 पे बनी हुई है, जिसमें कि पता है कि कैश की नीड क्यों होती है। मटेरियल्स हैं, गुड्स गुड्स बनाते हैं, गुड्स खरीदते, गुड्स बेचते हैं, कैश पेमेंट रिसीव हो जाती है, फिर उस कैश पेमेंट से आप लोन पे ऑफ कर देते हैं। तो बहुत बेसिक सी बात है, कैश क्यों चाहिए आपको? पे ऑफ करने के लिए चाहिए अपनी वेजेस, सैलरीज, लोन, रॉ मटेरियल की प्राइस। कैश फ्लो प्रॉफिट नहीं है, ठीक है? कैश फ्लो ये नहीं बता रहा है कि बिजनेस कामयाब है कि नहीं है। कैश फ्लो बस ये बता रहा है कि जब कैश की जरूरत है तो क्या उस वक्त कंपनी के पास कैश मौजूद है या नहीं है। तो एक चार्ट मौजूद है कैश फ्लो का 284 पे। ये बताइए कि कंपनी को हर महीने 10 लाख रुपए चाहिए होते हैं, उसके अकाउंट में हर महीने 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, एक्स्ट्रा कैश है वो कहीं अच्छी जगह लगा लेते। तो कैश फ्लो में जैसे कि इन्वेंट्री में होता है ना, वैसे कैश में भी होता है कि उसमें आपका एक मिनिमम लेवल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बस बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस कितना वॉलेटाइल है, कितनी ज़रूरतें पड़ सकती हैं अचानक से। तो कैश क्यों नीडेड है? कैश एक्सपेंसेस को पे करने की जरूरत है, कैश कस्टमर से रिसीव होता है, बैंक से लोन भी ले सकते हैं, सेल ऑफ एसेट्स और शेयर से भी मिल जाता है। कैश मोस्ट लिक्विड एसेट है, आपको फटाफट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश के लैकिंग से लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लिक्विडिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? कंपनी के पास इनफ कैश ना होना, लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है। लिक्विडिटी, इतने पैसे, बिजनेस तो बहुत बड़ा है लेकिन ऐसे पैसे नहीं है जो खर्च किए जा सकें। कैश फ्लो प्रॉब्लम जो है वो ओवर ट्रेडिंग, या बहुत ज़्यादा डेट दे दिया आपने किसी को, क्रेडिट दे दिया किसी कस्टमर को, पैसे नहीं दे रहा वो, यहाँ से आपके पास कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाता है। कैश फ्लो इज नॉट एज सेम एज दी प्रॉफिट। फिर कैश फ्लो की फोरकास्ट निकाली जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले अंदाजा लगा लिया जाए कि अगले साल किस महीने में कितना कैश चाहिए होता है, ताकि उतना मौजूद रहे, ये ना हो कि सैलरी देने का टाइम हुआ है कैश नहीं है। तो आपको अपने बिल्स, अपनी सैलरीज, अपने सारे एक्सपेंसेस को आप नोट डाउन करते हैं कि हर महीने कितने होते हैं और किन डेट्स में होते हैं।
उसके हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट कैश अवेलेबल रखता है और एक्स्ट्रा कैश को इन्वेस्ट करता है, पोर्टफोलियो को मैनेज करता है कि मुझे यहाँ पैसे इन्वेस्ट करके रखने हैं ताकि पैसे ज़ाया ना हो रहे हो, उस पर रिटर्न आ रहे हो, लेकिन इतना कैश अवेलेबल रखना है इन डेट्स को, तक इन डेट्स को हमारा खर्चा होना है। कैश फ्लो फोरकास्ट बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी बहुत ज़रूरी है। भाई आप बताओ तो पूरा साल कहाँ कहाँ कितना कितना कैश खर्च होगा, तभी तो लोन देंगे आपको। बिजनेस जो रन कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है, वरना प्लान नहीं कर सकते। बैंक मैनेजर को और बिजनेस मैनेजर को दोनों को इन्फॉर्म रखना ज़रूरी है। तो कैश फ्लो फोरकास्ट के ऊपर पेज नंबर 287 पे एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है कि कैश फ्लो फोरकास्ट क्यों ज़रूरी है। अगर कैश फ्लो प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे रिजॉल्व करें, वैसे ही बता दें। अचानक से पता चला कैश कम पड़ गया, सैलरी देने का टाइम आ गया, क्या करें? बैंक ओवरड्राफ्ट ले लें, छोटा लोन है ना, ओवरड्राफ्ट ले लें। तो कैश फ्लो के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा कैश फ्लो शॉर्ट रन मसला में आया है कि लॉन्ग रन मसले में आया है। शॉर्ट रन मसले में आया है तो बैंक लोन से हो सकता है, या सप्लायर को पेमेंट डिले कर दो, यार अभी आपको पे नहीं कर सकते, थोड़ा 2 हफ्ते बाद करेंगे, हमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए सप्लायर से। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये भी पेज नंबर 287 पे ही मौजूद है। चार्ट नहीं है लेकिन एक टेबल बना हुआ है। फिर डेटर्स से कहें कि जल्दी पे कर दो भाई, और कुछ डिस्काउंट दे दें उसको, थोड़ा डिस्काउंट दे दें, कैश डिस्काउंट दे दें, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दे दें, या परचेजिंग कुछ कर रहे थे तो उसको डिले कर दें कि यार ये इक्विपमेंट हम ले रहे थे लेकिन कुछ दिन बाद लेंगे। पूरा चार्ट बना हुआ है, केस स्टडी मौजूद है पेज 288 पे, हमने सॉल्व भी की थी, याद है? कैश फ्लो ही की एक सिचुएशन, एक एंगल वर्किंग कैपिटल होता है। कैश फ्लो तो एक सिचुएशन है कि पैसा कब कब कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, उस पैसे को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, कैश फ्लो को वर्किंग कैपिटल नहीं कहते। वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो आपके पास रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि मुझे छोटी मोटी जरूरत होती है। और कैश फ्लो क्या है? ये इंफॉर्मेशन होना कि कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, ताकि प्लान कर सकें कि कैश कैसे मैनेज होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं। अब ठीक है, क्या समझ आ रही है? वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज रेडिली अवेलेबल टू द बिजनेस। और वर्किंग कैपिटल की डेप्थ को कैलकुलेट कैसे करते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एस माइनस करंट लाइबिलिटी। एक गधे को एक गधे में से लाइबिलिटी माइनस कर दें। तो वर्किंग कैपिटल की बात हो गई। अगेन अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट आपके बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करके समराइज करके दिखाती है। फिर बोले इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट इज द फाइनल अकाउंट दैट समराइजेज ऑल द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस. It shows us different levels of profits like gross profit and net profits so that we can take better informed decisions. तो अब यहाँ पे जो बातें हैं वो सारी बेसिक सी बातें हैं। पेज नंबर 294 पे टेबल है जो बता रहा है कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या ये देखने की जरूरत है? वैसे नहीं बता सकते प्रॉफिट क्यों जरूरी है। एंटरप्रेन्योर के लिए जितने भी लोगों शेयर होल्डर हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट का रिटर्न चाहिए। आपने इतना रिस्क लिया, उस रिस्क लेने का आपको बेनिफिट होना चाहिए। प्रॉफिट एक सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, वहां से पैसे जनरेट कर सकते हैं। प्रोसेस प्रॉफिट इंडिकेटर ऑफ सक्सेस भी है, उसकी वजह से और लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। प्रॉफिट और कैश अलग अलग चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट बहुत हो रहा हो लेकिन कैश एक पाई भी ना हो, बिल्कुल हो सकता है। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? रेवेन्यू होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, अदर एक्सपेंसेस होते हैं और नेट प्रॉफिट होता है। फिर रिटेन प्रॉफिट होता है कि आखिर में कितना बचा के अपने पास रख लिया। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, पेज नंबर 300 पे एक चार्ट मौजूद है, एक नज़र देख लें। इनकम स्टेटमेंट की मदद से डिसीजन मेकिंग ली जा सकती है। यस, इनकम स्टेटमेंट को ओवरहेड्स
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट से पहले वाले जो होते हैं, ओवरहेड्स। आप इनकम स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा। रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं देख के बता सकते हैं। हमेशा इनकम स्टेटमेंट पिछले सालों से भी कंपेयर की जाती है, पिछले साल ये हालात थे, इस साल ये हालात हैं, रेवेन्यू इतना हुआ, कॉस्ट इतनी हो गई। अच्छा, कॉस्ट पहले से बढ़ गई है, आपकी यूनिट्स उतनी ही हैं, क्यों बढ़ गई है उस पर बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या ओवरहेड्स बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ गए हैं, इस पर काम कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट की मदद से हम डिसीजंस ले रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं हमारे। यहाँ तक कि बाहर वाले भी हमारी इनकम स्टेटमेंट देख के डिसीजन ले सकते हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना, इस कंपनी में कितना टैक्स लगाना है, ये कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कितनी हेल्पफुल है, कितनी यूजफुल है, कितना ओवर प्राइसिंग कर रही है, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ जो इनकम स्टेटमेंट के साथ आती है वो बैलेंस शीट होती है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि इस वक्त आज तक की हालत में बिजनेस किन हालात में है, उसके बाद कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। तो बहुत आसान सी, एक बेसिक सी अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही आसान है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में ओनर इक्विटी भी शामिल है और दोनों साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। तो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग ओनर इक्विटी आपको पिक्चर शो कर दी जाती है। वर्टिकल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, दोनों शक्ल में बनाई जा सकती है। अगर आप पेज नंबर 305 खोलेंगे तो उसमें एक सैम्पल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, आपको देख के याद भी आ जाएगा। इसको आप पिछले सालों से भी कंपेयर करते हैं कि पिछले साल कितनी एसेट्स थी, इस साल कितनी एसेट्स हैं, कितनी करंट थी, कितनी फिक्स्ड हैं, कितनी शॉर्ट रन है, कितनी लॉन्ग रन है, कितनी लाइबिलिटीज करंट है, कितनी लॉन्ग रन लाइबिलिटीज हैं, क्या बिजनेस की लॉन्ग रन एसेट्स उसकी लॉन्ग रन लाइबिलिटीज को कवर कर लेंगी या नहीं करेंगी। ये सारी चीज़ें जो आप देख के आसानी से फैसला कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स के कितने शेयर्स हैं, कितनी इक्विटी मौजूद है, कितना बैंक से लोन लिया हुआ है, कितना शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, हर चीज़ आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन, इसीलिए कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के, इसको देख के बिजनेस के सारे हालात आप बता सकते हैं। यहाँ तक के लास्ट ईयर की या इस साल की जो इनकम स्टेटमेंट में से प्रॉफिट निकल के आया है वो भी अमाउंट यहाँ पे नजर आ रही होगी, है ना। बिजनेस बैलेंस शीट पे आते हैं ना प्रॉफिट निकल के, वहां से इनकम स्टेटमेंट में से। तो वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट में से निकाला जाता है क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल निकला है। पेज नंबर 307 पे चार्ट मौजूद है जो कि बता रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के क्या यूजेस हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी कर लिए सारे। जैसे इनकम स्टेटमेंट यूज हो रही है डिसीजन मेकिंग के लिए, वैसे बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन भी यूज हो रही है कारोबार के बारे में फैसला करने के लिए। एसेट्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, आपकी वर्किंग कैपिटल कैसा है, मुख्तलिफ रेशोज को आप इन्हीं दोनों अकाउंट से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि अगले चैप्टर में हमारे पास आ रहा है, एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स। अगेन ये भी अकाउंटिंग के मुकाबले में आसान है। अकाउंटिंग के अंदर जो एनालिसिस है उसमें ज़्यादा आपके पास फार्मूले आते हैं, यहाँ पे कम है। प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से कुछ रेशो हैं कि बिजनेस कितना प्रॉफिट में है, उसमें एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप बहुत आसान सी बात है कि कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, ये याद करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये पता है कि क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा सरमाया लगाया गया, नेट प्रॉफिट का मतलब कितना प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट। इन दोनों को डिवाइड करके बता दें कि मिसाल का मैंने 10 करोड़ लगाए और 50 लाख कमाए, तो ये आ जाएगा 5%। ठीक है, तो मैंने जो पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न कमाया, 5% तो कम हुआ ना। तो भाई 10%, 12%, 15% होता तो हम कहते हैं भाई अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। एक है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, इस रेवेन्यू में से कितना प्रॉफिट था मेरा, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैं कहूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन तो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन ये बताता है कि आपने टोटल जो सेल्स की है उसमें से कितना आपने प्रॉफिट कमाया, सेल्स से मुकाबला हो गया उसका। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब इतनी जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें से कितना प्रॉफिट आया, वहां से निकाल लिया आपने। फिर एक कॉन्सेप्ट है रेशोज का, लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज का मतलब कंपनी के पास कितने पैसे मौजूद हैं अपने डे टू डे एक्सपेंस निकालने के लिए। तो उसमें करंट रेशो होता है, करंट रेशो में करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अब अगर आप ऊपर देखें नेट प्रॉफिट रेशो कितना होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि मैंने 10 लाख लगाए, इस साल कितने वापस आए। तो 10% इज अ गुड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेस देन 5% इज बैड। 10% का मतलब है इतने पैसे लगाए 10 साल में रिटर्न हो जाएंगे,
10 करके 10 साल में रिटर्न हो जाएंगे। अगर 5% है तो जो पैसा लगा है 20 साल में जाके खाली पैसा रिकवर होगा, विच इज नॉट सो हेल्दी। नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट की बात नहीं हो रही है, ये तो एक अलग चीज़ है। अगर आपने प्रॉफिट ही आ रहा था, नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब ब्रेक इवन गुजरा हुआ है, तभी तो नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, वरना नेट लॉस हो रहा होता है अगर ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पहुंचा होता आपके पास। अच्छा, तो क्या क्या हुआ, करंट रेशियो बता रहा है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितना होना चाहिए। ये लिखा हुआ है आपके पास कि 1.25 एक्सेप्टेबल है, 1.5 इज ओके, 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से 1.5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पेज नंबर 315। तो दिस इज 1.25 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, इससे कम है तो रिस्की है, एसेट्स कम है, करंट लायबिलिटीज खा सकती हैं पूरी एसेट्स को, वर्किंग कैपिटल नहीं बचेगा आपके पास। समझ में आ रही है बात। एसेट टेस्ट रेशियो जो है वो और उसने बारीक कर दिया मामला, सिर्फ करंट एसेट्स नहीं, करंट एसेट्स की भी और करंट कर दी, यानी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री निकाल दो बिल्कुल ही करंट एसेट। तो ये एसिड टेस्ट हो गया। एसिड टेस्ट इज ऑल्सो अ लिक्विडिटी रेशियो। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये कितना होना चाहिए, ये 1 भी है ना तो चलेगा, 1 भी है तो चलेगा, 1 से नीचे हो जाएगा तो गड़बड़ है। तो लिक्विडिटी रेशियो रिजल्ट्स एक और चार्ट में भी दिए हुए हैं, पेज नंबर 316 पे ये चार्ट है, ये जरूर देखना है, अपने पास बना भी लीजिएगा कि कितना रेशियो होगा तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो बस इतनी सी बातें थी। पेज नंबर 316-17 पे बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है कि इन रेशियोज कैसे डिसीजंस कैसे ले जाते हैं। बिजनेस मैनेजर देख रहा है लिक्विडिटी रेशियो कम हो रहा है तो वो लिक्विडिटी बढ़ा देगा, वो करंट एसेट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, चाहे लोन लेके या किसी और तरीके से, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जाती है। अगर वो देख रहा है कि लिक्विडिटी एक्स्ट्रा बढ़ी हुई है तो वो इन्वेस्ट कर देगा एक्स्ट्रा एसेट्स, करंट एसेट्स को अपनी। सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए, तो सारे डिसीजंस के लिए ये कहाँ कहाँ किस किस के लिए यूज होता है। शेयर होल्डर कैसे देखेगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम है, शेयर होल्डर कहेगा भाई इस बिजनेस में नहीं दूसरे में लगाओ यार, इनका तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारे जो जितने भी रेशियोज हैं वो क्रेडिटर्स के लिए, इस कंपनी को लोन दें या नहीं दें, इसका तो लिक्विडिटी रेशियो इतना खराब है, हमें रिटर्न कहाँ से करेगी पैसे, लोन तो अभी ले रही है 2 दिन का, 3 महीने का, 1 हफ्ते का, ये पैसे कहाँ से रिटर्न करेगी। बैंक्स भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी देख रही है, वर्कर्स खुद देखते हैं कि कंपनी के हालात कैसे हैं, हम काम शुरू कर दें, कंपनी हमें सैलरी वेजेस ना दे सके। ठीक है, बहुत अच्छा सा चार्ट 319 से बना हुआ है रेशियोज के ऊपर, एक ही चार्ट में सारे रेशियोज बता दिए जो आपके कोर्स में आते हैं, वो देख लीजिएगा, सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। सो ये हमने यूनिट नंबर 5 कंप्लीट किया, सेक्शन 5 कंप्लीट किया फाइनेंस का, आसान सा यूनिट था। अब हम सेक्शन 6 शुरू करेंगे। आप लोगों के लिए हम यहाँ पे वीडियो क्लोज कर रहे हैं ताकि एक यूनिट की एक वीडियो बन जाए। तो होपफुली आपसे मुलाकात करेंगे हम अगली ही वीडियो में थोड़ी देर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।